मैं दिशा सिंह। आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए दृष्टि आईएएस की टेस्ट नंबर 12 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टेस्ट पेपर में 65 क्वेश्चन पॉलिटी के हैं और 35 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, चार्टर अधिनियम 1833 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, पहला कथन कह रहा है कि इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक विधि सदस्य को शामिल किया गया जो केवल विधायी मामलों में भाग लेता था और उसे परिषद में मतदान का अधिकार नहीं था। तो दोस्तों, पहला स्टेटमेंट आपका सही कह रहा है। चार्टर अधिनियम 1833 के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में चौथे सदस्य को शामिल किया गया था। यह जो चौथा सदस्य था विधि सदस्य था, यानी विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया था। ठीक है, ये विधायी मामलों में सिर्फ भाग ले सकता था, इसको वोटिंग का अधिकार नहीं था, मत देने का अधिकार नहीं था। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है, इस अधिनियम से परिषद के गवर्नर जनरल को भारत में ब्रिटिश शासन के अधीन संपूर्ण क्षेत्र हेतु विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई और ऐसी विधियां राष्ट्रीयता से परे सभी व्यक्तियों पर लागू थी। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे आपका दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। आप लोग को ध्यान होगा कि चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इससे क्या हुआ कि भारत के गवर्नर जनरल बनने के बाद इसके पास बहुत सारी शक्तियां आ गई थी। ये पूरे भारत के लिए कानून बना सकता था। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही है कि इसके अधीन ब्रिटिश शासन के अधीन जितने भी क्षेत्र थे, ठीक है, जितने भी ब्रिटिश क्षेत्र, उन सभी ब्रिटिश क्षेत्र पर कानून कौन बना सकता था? तो भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, लेकिन उसके अधिकारों को केवल नागरिक प्रशासन तक सीमित कर दिया गया तथा सैन्य और राजस्व मामलों को प्रांतीय सरकारों के अधीन रखा गया। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों है? देखो, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। यहाँ तक तो सही है, लेकिन जब भारत का गवर्नर जनरल बना, बंगाल का गवर्नर जनरल जब भारत का गवर्नर जनरल बना तो इसकी शक्तियों में और वृद्धि हो गई। ये नागरिक प्रशासन से संबंधित कानून बना सकता था, सैन्य से संबंधित कानून बना सकता था और राजस्व मामलों से संबंधित भी कानून भारत का गवर्नर जनरल बना सकता था। यानी कि ये सभी शक्तियां जो हैं, इन सभी मामलों में कानून कौन बना सकता था? भारत का गवर्नर जनरल। इसमें कह रहा है कि सैन्य और राजस्व मामलों को प्रांतीय सरकारों के अधीन रखा गया था, तो ये गलत है। सैन्य और राजस्व मामलों को प्रांतीय सरकारों के अधीन नहीं रखा गया था, बल्कि ये भी भारत के गवर्नर जनरल के अधीन ही था। तो यहाँ पे तीसरा गलत हो जाएगा। पहला दूसरा सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर आपको पता होता कि तीसरा स्टेटमेंट गलत है तो एलिमिनेट करके आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा जिला स्तर पर दीवानी और फौजदारी न्यायालयों का गठन किया गया, जिनके विरुद्ध अपीलें गवर्नर जनरल की परिषद के अधीन सदन न्यायालयों में की जाती थी। तो बताइए कि क्या ये पहला स्टेटमेंट आपका सही है? तो आप लोग को ध्यान होगा कि 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स ने न्याय प्रणाली को व्यवस्थित किया था। वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा हर जिले में 2 तरह की अदालतें बनवाई गई थी। ठीक है, ये 2 तरह की अदालतें कैसी थी? एक दीवानी मामलों से संबंधित, यानी जमीन जायदाद का झगड़ा हो गया, हाँ, धन दौलत को लेकर के झगड़ा हो गया, तो ये सभी मामले निपटाई जाती थी दीवानी न्यायालय में। ठीक है, और मारपीट से संबंधित अब चोरी डकैती हो गया या खून खराबा हो गया, ये जो अपराध है, इस अपराध की सुनवाई जो है कहाँ की जाती थी? फौजदारी न्यायालय में। तो ये 2 तरह के न्यायालयों का गठन किया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा हर जिले में 2 न्यायालय। कौन से? एक दीवानी न्यायालय, दूसरा फौजदारी न्यायालय। तो यहाँ पे आपका यह पहला स्टेटमेंट सही है कि दीवानी और फौजदारी न्यायालयों का गठन किया गया। यहाँ तक स्टेटमेंट सही है। अब आगे चेक करते हैं कि आगे सही है या नहीं। तो जिनके विरुद्ध अपीलें गवर्नर जनरल की परिषद के अधीन सदन न्यायालयों में की जाती थी, तो क्या इनके अगर मान लो कोई व्यक्ति
दीवानी न्यायालय द्वारा कोई निर्णय दिया गया तो वो खुश नहीं है उस निर्णय से, तो क्या वो उससे ऊपर के न्यायालयों में अपील कर सकता था या नहीं कर सकता था? तो कर सकता था। या फिर फौजदारी न्यायालयों से अगर कोई खुश नहीं है, फौजदारी न्यायालय ने किसी मामले से संबंधित निर्णय दिया, उस निर्णय से कोई व्यक्ति खुश नहीं है, तो क्या इस निर्णय के विरुद्ध कोई व्यक्ति उससे ऊपर के सदन न्यायालय में जाके अपील कर सकता था? क्या नहीं कर सकता था? तो आप कहेंगे मैम कर सकता था। तो कहाँ पे करेगा ये अपील? सदन न्यायालयों में करेगा। ठीक है। इन जिला अदालतों यानी कि दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालयों के ऊपर एक सदर दीवानी अदालत होता था और दूसरा सदर निजामत अदालत होता था। ठीक है। दीवानी मामलों से संबंधित अपील जो है सदर सदर दीवानी सदर दीवानी अदालत में की जाती थी और फौजदारी मामलों के निर्णय के विरुद्ध अपील जो है सदर निजामत अदालत में की जाती थी। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत कंपनी की सरकार द्वारा गठित उन मुख्य दीवानी और फौजदारी न्यायालयों को समाप्त कर दिया गया जिनके पास मूल तथा अपीलीय दोनों प्रकार का क्षेत्राधिकार था। तो आप लोग को ध्यान होगा कि भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के द्वारा दीवानी और फौजदारी न्यायालयों को समाप्त कर दिया गया और इन दोनों अदालतों को न्यायालयों को समाप्त करके एक बाद में 1861 या फिर कहें तो 1861 के करीब में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। नहीं, बाद में जो है इन दोनों को मिला करके यानी कि दीवानी और फौजदारी न्यायालयों को मिला करके एक हाई कोर्ट को बनाया गया था। बाद में फिर जैसे कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास में भी हाई कोर्ट बनाया गया था। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी सही कह रहा है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा देखो, आप लोग को ध्यान होगा कि भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के आने से पहले यानी 1861 के पहले भारत में न्याय के दो अलग अलग सिस्टम चल रहे थे। एक अंग्रेजों का सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, तो एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्याय प्रदान की जाती थी और दूसरा जो था कंपनी का सदन अदालतें थी, तो सदर अदालतों द्वारा भी न्याय प्रदान किया जाता था। तो ऐसे में क्या होता था कि दोनों में बड़ा मतभेद हो जाता था। तो बाद में जो है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 लाया गया और इस कानून के तहत इन दोनों को, कौन दोनों को? तो सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को मिला करके हाई कोर्ट बनाया गया। कहाँ पे? तो कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में पहली बार जो है हाई कोर्ट बनाए गए थे। तो फिर बाद में धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी हाई कोर्ट गठित किए गए थे। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अगला देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इस अधिनियम के तहत दोनों डोमिनियों की संविधान सभाओं को अपने अपने संविधान का निर्माण और अंगीकार करने और ब्रिटिश संसद के किसी भी अधिनियम को, यहाँ तक कि स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त करने का अधिकार प्रदान किया गया था। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये कहता है कि भाई दोनों डोमिनियन भारत और पाकिस्तान अपने अपने संविधान का निर्माण खुद करेंगे और उनको ये भी अधिकार दिया गया है कि अगर ब्रिटिश संसद द्वारा जो भी अधिनियम बनाए गए हैं उस अधिनियमों को वो रद्द भी कर सकते हैं। वो अपने अनुसार, अपनी सिचुएशन के अनुसार अपना संविधान बनाएंगे। तो यहाँ पे यही पहला स्टेटमेंट कह रहा है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है। वो स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त कर सकते थे, ये भी इनको अधिकार था, दोनों डोमिनियनों को, भारत और पाकिस्तान दोनों को। तो पहला स्टेटमेंट सही है, बहुत बेसिक सी बात कही है इसने। दूसरा है कि इस अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव के पद को समाप्त कर दिया गया और उसके कार्य जो है कॉमनवेल्थ मामलों के राज्य सचिव को सौंप दिया गया। तो दोनों स्टेटमेंट सही है कि राज्य सचिव के पद को समाप्त कर दिया गया था और उसके कार्य को जो है कॉमनवेल्थ मामलों के राज्य सचिव को सौंप दिया गया था। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला कह रहा है भारत की अंतरिम सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। सदस्य का नाम दिया है, राजनीतिक दल दिया है और इनको कौन से विभाग सौंपे गए थे वो दिया है। ठीक है। तो अब्दुल रब निस्तार ये जो है डाक एवं वायु विभाग के सदस्य थे और ये किस राजनीतिक दल से थे? तो मुस्लिम लीग के सदस्य थे ये। तो पहला स्टेटमेंट सही है। आसफ अली ये रेल विभाग के सदस्य थे या कहे तो रेल विभाग के अध्यक्ष थे और ये किस राजनीतिक दल के थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। लियाकत अली खान इनको वित्त विभाग सौंपा गया था यानी ये वित्त विभाग के अध्यक्ष थे और ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे। तो तीसरा भी सही सुमेलित है। गजनफर अली खान ये स्वास्थ्य विभाग के अध्यक्ष थे और इनको कौन सा ये किस दल से संबंधित है? तो मुस्लिम लीग से थे। तो यहाँ पे चौथा भी सही सुमेलित है।
तो चारों के चारों स्टेटमेंट सही सुमेलित है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पीसीएस में बहुत पूछता है और यूपीएससी में भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? भारत की संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी थे। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि भारत की संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। कौन कौन? एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। दूसरा कह रहा है कि संविधान सभा के 299 सदस्यों में से 229 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से निर्वाचित थे, जबकि 70 सदस्य जो है देशी रियासतों से नामित थे। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि भारत की संविधान सभा में 20 से अधिक महिला सदस्य थीं। उस समय के अनुसार व्यापक लैंगिक प्रतिनिधित्व का परिचय थे। 20 से अधिक नहीं बल्कि 15 महिला सदस्य थी संविधान सभा में। तो यहाँ तीसरा गलत हो जाएगा। अगर आपको पता होता था कि तीसरा स्टेटमेंट गलत है तो आप एलिमिनेट करके डायरेक्ट आंसर निकाल देते। ओके, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। कमेंट बॉक्स में जाएंगे आप तो आपको टेस्ट सीरीज नाम से एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके हमारे डायरेक्ट आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। उस ग्रुप में आपको पीडीएफ का लिंक मिलेगा, आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही मिनिमम प्राइस में। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियमों में टेस्ट पेपर मिल जाएगा, साथ में एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। ओके, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। समिति का नाम दिया है और अध्यक्ष दिया है। ओके, बताना है कि कितने युग्म सही सुमेलित हैं। पहला समिति है मुख्य आयुक्तों के प्रांतों पर समिति, इसके अध्यक्ष दिया है इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखो, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों पर समिति, इसके अध्यक्ष सीतारमैया थे, पटाभी सीता रमैया। तो यहाँ पे ये गलत हो गया पहला। भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष एस के धर थे, दूसरा सही है। तीसरा है संविधान के प्रारूप की जांच हेतु विशेष समिति, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। संविधान के प्रारूप की जांच हेतु विशेष समिति, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो तीसरा भी सही सुमेलित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इसके तहत राज्य परिषद की शक्तियों में वृद्धि की गई और उससे अनुदानों पर मतदान करने का अधिकार प्रदान किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पहला स्टेटमेंट सही है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत राज्य परिषद की शक्तियों में वृद्धि कर दी गई और अनुदानों पर मतदान करने का अधिकार भी प्रदान किया गया। ठीक है, यानी ये अनुदानों पर भी वोटिंग कर सकते थे। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय लोक सेवा आयोगों तथा 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोगों की गठन का प्रावधान किया गया। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। ठीक है, कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन भी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत करने का प्रावधान किया गया था। इसके साथ ही 2 या 2 से अधिक प्रांतों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का भी प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। तीसरा कह रहा है कि इस अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश भारत के सभी 11 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान किया गया था। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। इस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत के 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान किया गया था। ठीक है, 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल गठित किए गए थे, यानी विधानसभा और विधान परिषद। ये 6 प्रांत कौन कौन से थे? तो बंगाल था, बॉम्बे था, मद्रास था, बिहार था, असम था और संयुक्त प्रांत था। कौन कौन सा? बंगाल, बिहार, बॉम्बे, मद्रास, असम, संयुक्त प्रांत। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला सही है, दूसरा सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में संविधानवाद का तात्पर्य क्या है? संविधानवाद क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। तो विधिक निकायों या संविधान के अनुसार शासन प्रणाली। संविधानवाद का मतलब ये होता है कि सरकार अपनी मनमानी नहीं करेगा, सरकार वही काम करेगा जो संविधान कहेगा। यानी कि संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही सरकार काम कर सकता है, अपनी मन मर्जी से शासन नहीं चला सकता है। ओके, तो यहाँ बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
भारत के संविधान में उपबंध और भाग। अच्छा, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर कितने लोग कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ओके, चलो ऑप्शन देख लो। पूछा है कितने युग्म सही सुमेलित हैं। अगला देखिए, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वतंत्रता के संबंध में विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि प्रस्तावना के तहत केवल विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। तो आप लोग को ध्यान होगा कि प्रस्तावना के तहत न केवल विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, बल्कि विश्वास, धर्म और उपासना, यानी कि कुल 5 प्रस्तावना में कुल 5 तरह की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। कुल 5 स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। 5 स्वतंत्रता कौन कौन सी? पहला तो इसमें दिया हुआ है विचार, दूसरा अभिव्यक्ति, तीसरा विश्वास, चौथा धर्म, पांचवा उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना, विश्वास। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि केवल विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और अक्सर मैंने बोला है कि जब भी स्टेटमेंट में केवल शब्द दे देता है, सिर्फ शब्द दे देता है, अनन्य शब्द दे देता है, को ही शब्द या कोई भी नहीं शब्द, इस तरह का कोई भी शब्द देता है, तो अक्सर वो स्टेटमेंट गलत होता है। ओके, लेकिन तब भी आपको क्वेश्चन को पढ़ते हुए समझदारी से आंसर करना है। कभी कभी कुछ अपवाद भी हो जाते हैं, तो ये चीज़ें अपवाद कब होंगी, कब नहीं होंगी, तो आपको कैसे पता चलेगा? जब आप अपने सिलेबस को बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार मॉक टेस्ट लगाएंगे। ओके, मॉक टेस्ट लगाने से अच्छा रिवीजन होता है। मॉक टेस्ट लगाने के पहले रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट लगाने के बाद अपने सिलेबस को रिवाइज करिए। ओके, दूसरा है संवैधानिक स्वतंत्रता का आशय मनमाने प्रतिबंधों के अभाव के साथ संविधान की सीमाओं के तहत व्यक्तित्व विकास हेतु अनुकूलन परिस्थितियों की उपलब्धता से है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। इसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ऐसी कुछ हाँ, समझाने के लिए कुछ हो ना। इस बहुत बेसिक सा है कि संवैधानिक स्वतंत्रता का आशय मनमानी प्रतिबंधों के अभाव के साथ संविधानों की सीमाओं के तहत व्यक्तित्व विकास, यानी कि आपके संविधान की सीमाओं के तहत ही रह करके आप अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि प्रस्तावना में निहित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श स्वतंत्रता संबंधी अमेरिकी घोषणा से प्रेरित है। तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये जो तीनों आदर्श है कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिकी घोषणा से प्रेरित है? नहीं, फ्रांसीसी घोषणा से प्रेरित है, अमेरिकी नहीं। तो यहाँ तीसरा गलत हो गया, केवल दूसरा सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने अनुच्छेद नागरिक समता से संबंधित है? नागरिक समता से संबंधित है कितने अनुच्छेद? तो भाई अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, ये पांचों के पांचों जो हैं समता के अधिकार से संबंधित हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी 5। न्याय का रूप दिया हुआ है और विवरण दिया हुआ है। बताना है कि कितने युग्म सही सुमेलित हैं। सामाजिक न्याय, इसमें दिया है समान राजनीतिक अधिकार, लोक पदों तक समान अभिगम तथा शासन में भागीदारी। देखो, सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है? समाज के किसी विशेष वर्ग को विशेष अधिकार न दिया जाए। समाज में किसी के साथ उसके जन्म स्थान, रंग, रूप या जाति के आधार पर भेदभाव न किया जाए, या फिर अमीरी गरीबी के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो। तो ये क्या है? सामाजिक न्याय। यहाँ पहला स्टेटमेंट आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, समाज के किसी भी विशेष वर्ग को विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा, तो पहला गलत हो गया। और राजनीतिक न्याय में मतलब तो समान राजनीतिक अधिकार, जैसे किसी अन्य व्यक्ति को, कोई अमीर व्यक्ति है या फिर उच्च जाति का है, तो उसको ऐसा नहीं कि उसी को वोट देने का अधिकार होगा या फिर उसी को उम्मीदवार बनने का, चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, ऐसा नहीं है। समाज के हर एक व्यक्ति को राजनीतिक न्याय प्रदान किया जाएगा। उसको अगर इच्छा है कि वो चुनाव लड़ना चाह रहा है तो चुनाव लड़ सकता है, उसको वोट देने का अधिकार है तो वो उसको भी समान तरह से वोट देने का अधिकार होगा जैसे अन्य व्यक्ति वोट देते हैं। ठीक है, वो शासन में समान भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है जैसे कि बाकी करते हैं। यहाँ पे यानी कि इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति के साथ राजनीतिक क्षेत्र में उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना तो चुनाव लड़ने के संदर्भ में, ना ही वोट देने के संदर्भ में, और न ही शासन में भागीदारी के संदर्भ में। ठीक है, यहाँ तीसरा भी गलत हो गया। आर्थिक न्याय में आर्थिक असमानताओं का उन्मूलन करना,
नागरिकों के बीच संपत्ति का पुनर्वितरण करना। तो यहाँ दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे पूछा है कितने युग में सही सुमेलित थे, केवल एक युग में सही सुमेलित थे। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है संविधान के अन्य भागों के विपरीत प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा अधिनियमित नहीं किया गया था। तो बताइए कि संविधान के अन्य भागों के विपरीत प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा अधिनियमित नहीं किया गया था। तो यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। प्रस्तावना को भी संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो यहाँ पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है प्रस्तावना द्वारा विधि निर्माण में प्रवर्तनीय सीमाएं आरोपित होने से विधायिका की शक्तियों पर प्रतिषेध लगाता है। तो देखो, प्रस्तावना जो है विधायिका की शक्तियों पर प्रतिषेध नहीं लगाता है और ये प्रवर्तनीय भी नहीं है, गैर प्रवर्तनीय है, गैर वाद योग्य है, वाद योग्य भी नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि प्रस्तावना प्रकृति में वाद योग्य नहीं है और इसे न्यायालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं किया जा सकता। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। जैसे हमारा मौलिक अधिकार क्या है, वाद योग्य है। अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है या इससे संबंधित कोई ऐसा कानून लाया जा रहा है जो हमारे मौलिक अधिकारों को छीड़ करती है, कम करती है, उसका हनन करती है, तो इस तरह के कानून को अवैध घोषित कर दिया जाता है, शून्य घोषित कर दिया जाता है या असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। लेकिन प्रस्तावना के संदर्भ में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। प्रस्तावना प्रकृति में वाद योग्य नहीं होता है, इसे न्यायालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं कराया जा सकता। हम जाकर के न्यायालयों में ये नहीं कह सकते कि इसको लागू करो, क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है। ओके, जिस तरह से हमारा मौलिक अधिकार वाद योग्य है, हम न्यायालय में जाकर अपने मौलिक अधिकारों को बहाल कर सकते हैं, उसे लागू करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रस्तावना जो है वाद योग्य नहीं है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि उपयुक्त राज्यों को राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो नागालैंड का गठन कब हुआ था? 1963 में हुआ था। 1963 ईस्वी में हुआ था। और सिक्किम का गठन जो है 1975 में हुआ था। मिजोरम का 1987 यानी 1987 में, और मणिपुर का गठन 1972 में हुआ था। तो इसका क्रम अगर आप लगाएंगे तो इसका क्रम बन जाएगा 1, 3, 2 और 4। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, कितने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि की परिभाषा के अंतर्गत शामिल है? विधि की परिभाषा के अंतर्गत शामिल है ऐसी कौन कौन सी अनुच्छेद 13 ये क्या कहता है कि कोई भी विधि हो गई, कोई भी नियम हो गया, विनियम हो गया, उपविधियां हो गई, अधिसूचना हो गई या फिर अध्यादेश हो गया, अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है तो इस तरह की सारी जो नियम है, अध्यादेश है, विधियां हैं, अधिसूचना है, ये सभी असंवैधानिक घोषित कर दिए जाएंगे, ये शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 13 ऐसा कहता है। तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि की परिभाषा के अंतर्गत शामिल है। विधि के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? तो ये चारों आएंगे, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश, उपविधियां, नियम और विनियम, अधिसूचना, इसके साथ प्रथाएं, जो रूढ़िवादिता है, वो सभी इसके अंतर्गत आएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि राज्य सरकार को संविधान द्वारा यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण के अधीन कुछ लोक नियोजन या नियुक्तियों के लिए निवास स्थान को एक शर्त के रूप में निर्धारित कर सके। तो दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है राज्य सरकार को, तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है। राज्य सरकार को नहीं बल्कि केंद्र सरकार को संविधान द्वारा यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण के अधीन कुछ लोक नियोजन या नियुक्तियों के लिए निवास स्थान को एक शर्त के रूप में निर्धारित कर सकता है, जिससे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में किया गया है। तो यह राज्य सरकार नहीं होना चाहिए था, इस तरह का निर्णय जो है केंद्र सरकार लेती है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि संविधान धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थाओं में नियुक्तियों को उसी धर्म या संप्रदाय के व्यक्तियों तक सीमित करने पर प्रतिबंध लगाता है, क्योंकि यह समता के सिद्धांत का उल्लंघन है। तो दोस्तों,
संविधान धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थाओं में नियुक्तियों को उसी धर्म या संप्रदाय के व्यक्तियों तक सीमित करने पर प्रतिबंध नहीं लगाता है। यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है, राज्य किसी व्यक्ति को, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, कोई भी उपाधि प्रदान नहीं कर सकता। तो यहाँ पे पहला गलत हो गया। देखो, राज्य जो है सैन्य या शैक्षणिक मामलों को छोड़ करके अन्य किसी मामले में उपाधि प्रदान नहीं कर सकता है। ठीक है, ये कह रहा है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो विदेशी हो या नागरिक हो, कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा, तो ये गलत है। सेना के क्षेत्र में दे सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि प्रदान कर सकता है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि भारत का कोई नागरिक शैक्षणिक या सांस्कृतिक योगदान के लिए किसी विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार कर सकता है, तो ये इस तरह की उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। अगर स्वीकार करना होगा तो वो राष्ट्रपति से अनुमति लेके करेगा। राष्ट्रपति जब तक अनुमति नहीं देगा तब तक स्वीकार नहीं कर सकता है। यहाँ दूसरा गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि भारत सरकार के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई विदेशी राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है, तो यहाँ तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के संदर्भ में निम्नलिखित अधिकारों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है, शांतिपूर्वक और निरायुध एकत्र होने का अधिकार। पहला सही है। अनुच्छेद 19 के संदर्भ में कौन कौन से अधिकार हैं? आपको शांतिपूर्वक और निरायुध बिना हथियार लिए एकत्र होने का अधिकार है, तो पहला सही है। संघ, यूनियन, सहकारी समितियां बनाने का अधिकार है, दूसरा भी सही है। मतदान का अधिकार आपका अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं आता है, आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, बल्कि एक विधि का अधिकार ही है, तो तीसरा नहीं होगा। चौथा कह रहा है कि भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार है, तो चौथा सही है। पांचवा कह रहा है कि संपत्ति को अर्जित, धारण और अंतरण करने का अधिकार। देखो, पहले ये अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस अधिकार को फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत से हटा दिया गया। अब ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे पांचवा गलत है, तीसरा गलत है, तो कितने हुए? पहला, दूसरा और चौथा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को वस्तुओं के रूप में बेचना और खरीदना। अच्छा, पहले पूरा हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा है। उपरोक्त में से कितने मानव तस्करी की अभिव्यक्ति के अंतर्गत आते हैं? मानव तस्करी की अभिव्यक्ति के अंतर्गत आएंगे, यानी मानव तस्करी माना जाएगा किन किन को? जब पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को वस्तुओं के रूप में बेचा और खरीदा जाएगा, तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है, वेश्यावृत्ति सहित महिलाओं और बच्चों का अनैतिक व्यापार किया जाएगा, तो इसको भी मानव तस्करी के अंतर्गत रखा जाएगा। अनुच्छेद 23 में क्या है? मानव तस्करी और बालाश्रम का निषेध करता है, ठीक है। तीसरा कह रहा है, देवदासी प्रथा के अंतर्गत कन्याओं को समर्पित करने की प्रथा, तो ये भी जो है मानव तस्करी के अंतर्गत आएगा या अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आएगा। किसी भी रूप में दासता को भी अनुच्छेद 23 के अंतर्गत अवैध घोषित किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है, इसको भी मानव तस्करी के अंतर्गत माना जाएगा। ये चारों ही होंगे, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सभी चार। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ा होगा, उसमें ये सारी चीजें क्लियरली मेंशन है, तो अच्छे से अपने बुक को रिवाइज किया करिए। ओके, अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके संदर्भ में पहला स्टेटमेंट देखिए, तो यह केवल धार्मिक सिद्धांतों और विश्वासों की रक्षा करता है, जबकि धार्मिक आचरण और अनुष्ठान इसके संवैधानिक संरक्षण से बाहर है। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फंडामेंटल राइट से बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है भाई। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत न केवल धार्मिक सिद्धांतों और विश्वासों की ही रक्षा नहीं करता, बल्कि आपके धार्मिक आचरणों को भी सुरक्षा प्रदान करता है। आपके अनुष्ठान, आप किस तरह से धार्मिक आचरण कर रहे हो, उसका अनुष्ठान कर रहे हो, ये सभी आपके अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला गलत हो गया। आप किसी भी धर्म को आप मानिए, आचरण करिए, उसका प्रचार करिए, आपका अधिकार है।
और ये जो अधिकार है ये विदेशियों को भी है और भारतीय नागरिकों को भी है। तो पहला गलत हो गया। धार्मिक आचरण और अनुष्ठान ये भी अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है, कह रहा है कि अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार सभी व्यक्तियों अर्थात नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को उपलब्ध है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि राज्य को धार्मिक प्रथाओं से संबद्ध आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य पंथ निरपेक्ष गतिविधियों को विनियमित या प्रतिबंधित करने का संवैधानिक अधिकार है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ए 2 और 3। पहला स्टेटमेंट अगर आपको पता होता कि गलत है तो आप एलिमिनेट कर देते, डायरेक्ट आपका आंसर निकल आता, आपको दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जाम में जब आपके पास टाइम कम हो और इस तरह से डायरेक्ट आपका आंसर निकल जा रहा है तो पूरे स्टेटमेंट को मत पढ़िए, वहाँ पे समय बचाइए। समय बचा करके बचे हुए समय में आप दूसरे क्वेश्चंस को टाइम दे पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि अनुच्छेद 29 के अंतर्गत संरक्षण किसी भी ऐसे नागरिक वर्ग को प्राप्त है जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति हो, चाहे वह अल्पसंख्यक हो या नहीं। यहाँ पहला स्टेटमेंट आपका सही है। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत क्या है कि आपकी अगर कोई विशिष्ट भाषा है या आपकी कोई विशिष्ट लिपि या आपकी अपनी कुछ विशिष्ट संस्कृति है तो आपको अपने उस विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है, उसको सुरक्षा प्रदान करने का अधिकार है अनुच्छेद 29 के तहत। फिर चाहो आप अल्पसंख्यक के अंतर्गत आते हो या बहुसंख्यक के अंतर्गत आते हो, ये मायने नहीं रखता है। ठीक है, क्योंकि इसमें अनुच्छेद 29 में नागरिकों के किसी भी वर्ग, ये शब्द का प्रयोग किया गया है, नागरिकों के किसी भी वर्ग। तो नागरिकों के किसी भी वर्ग में चाहे वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, सभी नागरिक आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट सही है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या नहीं, इसका ये मायने नहीं रखता। अगर कोई बहुसंख्यक का कोई व्यक्ति है या कोई समुदाय है, उसकी अपनी कोई विशिष्ट लिपि है, उसकी विशिष्ट भाषा या उसकी अपनी कुछ विशिष्ट संस्कृति है, तो उसको अपने उस भाषा, लिपि या संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है, भले चाहे वो और बहुसंख्यक के अंतर्गत आता हो तो भी। ठीक है, उसको अनुच्छेद 29 के तहत संरक्षण प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ आपका पहला स्टेटमेंट सही है। काफी अच्छा क्वेश्चन भी है, ये इंपॉर्टेंट भी है, तो ध्यान रखिएगा। दूसरा कह रहा है कि किसी नागरिक वर्ग की भाषा के संरक्षण के लिए किए गए राजनीतिक भाषण या चुनावी वचन या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण माना जाता है। तो यहाँ दूसरा स्टेटमेंट गलत है। देखो, कोई नेता है अपने अपने क्षेत्र के लोगों का समर्थन कर रहा है और उनकी भाषा को बचाना चाहता है या उनकी संस्कृति को बचाना चाहता है, तो इसके लिए वो अपने भाषण में या जब कोई चुनाव लड़ने जाता है तो चुनाव लड़ने में तरह तरह के वादे करता है। तो अपने वादे में कह सकता है कि भाई हम तुम्हारे उस विशिष्ट संस्कृति को हम संरक्षण प्रदान कराएंगे, जो कि अभी इसको कोई वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है। हम इसको क्या करेंगे, वहाँ पे सदन में इस पर मुद्दा उठाएंगे और तुम्हारी इस संस्कृति को हम बचाएंगे। तो इस तरह का वादा कर सकता है। ठीक है, भ्रष्ट आचरण नहीं माना जाएगा। तो करेक्ट ये स्टेटमेंट आपका दूसरा गलत हो जाएगा। पहला सही है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ओके, आगे देखिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 34 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्शल लॉ से संबंधित है अनुच्छेद 34। और ध्यान रखिएगा, मार्शल लॉ शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है अनुच्छेद 34 के अंतर्गत, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि मार्शल लॉ के प्रवर्तन के दौरान किसी क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए संसद द्वारा सरकारी सेवकों या किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिरक्षा प्रदान की जा सकती है। देखो, मार्शल लॉ में क्या होता है कि नॉर्मली जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन विफल हो जाता है तो वहां पर मार्शल लॉ लागू किया जाता है उस क्षेत्र में। ठीक है, जब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन विफल हो जाता है तब वहाँ पे सामान्य जो प्रशासन है, जो सामान्य प्रशासनिक कानून चल रहा होता है किसी क्षेत्र में, अगर वो सामान्य प्रशासनिक कानून विफल हो जाता है, उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा दंगा फसाद हो रहा है और सामान्य जो प्रशासनिक व्यवस्था है, सामान्य प्रशासनिक जो कामकाज चल रही है, जो नियम कानून चल रहा है, वो विफल हो जाता है, तो ऐसे में फिर वहाँ पे मार्शल लॉ लागू किया जाता है। वहाँ पे सेना का पूरा अधिकार हो जाता है। सेना अपनी तरह से उस पूरे मुद्दे को हैंडल करती है, उस पूरी व्यवस्था को, अशांति को हैंडल करती है। ठीक है, तो उस दौरान सेना को बहुत सारी शक्तियाँ प्रदान कर दी जाती हैं जो साधारणतः उनको शक्तियाँ प्रदान नहीं की जाती।
ठीक है। तो उस दौरान अगर कोई सैनिक अधिकारी हिंसा को कम करने या दंगा फसाद को कम करने के लिए कोई उच्च कदम उठाता है, तो ऐसी स्थिति में उस पे बाद में कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इस तरह का कानून संसद बना सकती है, यानी संसद जो है ऐसे अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान कर सकती है, और ऐसे अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस तरह का कोई भी कानून ला सकता है जो इन सैनिकों को कानूनी कार्रवाई से बचाएगा। ठीक है, तो यही आपका पहला स्टेटमेंट कह रहा है। तो पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि मार्शल लॉ के प्रवर्तन के दौरान किसी क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए संसद द्वारा सरकारी सेवकों या किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिरक्षा प्रदान की जा सकती है। ओके, जैसे मान लो कि कहीं हिंसा हो रहा है, दंगा फसाद हो रहा है, तो किसी के मकान का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, तो उस मकान में मान लो टूट फूट गया, कुछ हो गया, कुछ मकान में दीवार टूट गई या उस घर घर में अच्छी खासी उसकी तोड़ फोड़ हो गई, तो ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति जो उस मकान का जो मालिक है वो जा करके इस व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई या उस अधिकारी पे कानूनी कार्रवाई कराए, तो ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है, इस कानूनी कार्रवाई से संसद उसको उस अधिकारी को बचाएगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि अनुच्छेद 34 के अंतर्गत पारित प्रतिरक्षा अधिनियम को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, तो नहीं दी जा सकती है। देखो, अनुच्छेद 34 के अंतर्गत जब मार्शल लॉ लागू होता है तो उस दौरान कुछ फंडामेंटल राइट्स का भी निलंबन किया जा सकता है, तो आप इस आधार पे न्यायालय में नहीं जा सकते कि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। यहाँ पे कह रहा है कि चुनौती दी जा सकती है, तो नहीं दी जा सकती है। दूसरा गलत हो गया, पहला सही है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला देखिए, राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित उपबंधों पर विचार कीजिए। पूछा है कि भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, यानी डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिनको बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान होगा कि डीपीएसपी में 4 बार संशोधन किया गया। 42वां संविधान संशोधन हुआ है, 44वां संविधान संशोधन किया गया है, 86वां संविधान संशोधन किया गया है और 97वां संविधान संशोधन किया गया है। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 4 तत्व डीपीएसपी में जोड़े गए थे। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1 तत्व डीपीएसपी में जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 1 तत्व संविधान संशोधन में जोड़ा गया था और 97वें संविधान संशोधन द्वारा एक और तत्व डीपीएसपी में जोड़ा गया था। लगभग 7 तत्व जो है डीपीएसपी में संशोधन करके जोड़े गए थे। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन कौन से हैं जो मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो समान न्याय, एक मिनट में इसको इरेज कर देती हूँ। समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता को प्रोत्साहन, इसको संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको संविधान में जोड़ा गया था, टीपीएसपी में जोड़ा गया था अनुच्छेद 39A के तहत। तो ये पहला हो जाएगा। कार्य की न्याय संगत और मानवीय स्थितियां तथा मातृत्व राहत हेतु प्रावधान, ये ऑलरेडी संविधान में डीपीएसपी में पहले से ही था, इसको संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था, या ऑलरेडी आपको आर्टिकल 42 में देखने को मिलेगा, तो ये नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वनों एवं वन्यजीवों की रक्षा, इसको जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 48A में जोड़ा गया था, तो यहाँ तीसरा होगा। सहकारी समितियों के स्वैच्छिक लोकतांत्रिक एवं पेशेवर संचालन को प्रोत्साहन, इसको जो है 97वें संविधान संशोधन द्वारा डीपीएसपी में ऐड किया गया था 43B के तौर पे। ठीक है, तो चौथा भी होगा। तो कितने हैं जो मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, तो पहला, तीसरा और चौथा, यानी 3 नहीं है, 3 है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब 3 नहीं है मूल संविधान का हिस्सा, इसको बाद में जोड़ा गया था संविधान संशोधन द्वारा, मूल रूप से इसमें उपस्थित नहीं था डीपीएसपी में, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, उपयुक्त में से कितनी संघीय सरकार की आवश्यक विशेषताएं हैं? संघीय सरकार की आवश्यक विशेषताएं कौन कौन सी हैं, बताइए, क्या कोई मुझे बता सकता है? देखो, पॉलिटी पढ़ना आप लोग लक्ष्मीकांत की बुक, उसमें संसदीय व्यवस्था क्या है, संघीय व्यवस्था क्या है, इसके बारे में, और एकात्मक व्यवस्था क्या होती है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, पॉलिटी का बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए।
ठीक है। अगर आप लोग ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ना चाहते हो, हमारे क्लब आईएएस ऐप को इंस्टॉल करके गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, क्लब आईएएस ऐप लिखेंगे तो वहाँ पर आपको हमारी ऐप दिख जाएगी। उस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे तो फिफ्थ फाउंडेशन बैच इस समय हमारी चल रही है। इस समय फोर्थ पेपर पढ़ाया जा रहा है। तो फिफ्थ फाउंडेशन बैच में पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, साइंस, टेक्स सारे सब्जेक्ट कवर करा दिए गए हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपको डेमो क्लास चाहिए तो डेमो क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगी। एक दो बार डेमो क्लास देख लेना सारे सब्जेक्ट की। जब आपको समझ में आए कि हाँ अच्छे से समझाया जा रहा है और क्वेश्चन हमें समझ में आएगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तभी आप हमारे इस फिफ्थ फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करना। इसकी फ़ी कितनी है? तो इसकी फ़ी 1499 रुपये है। 3 साल की वैलिडिटी रहेगी। 3 साल तक हमारे इस वीडियोज़ को, हमारे इस पूरे सिलेबस को बार बार आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं। तो संघीय व्यवस्था की आवश्यक विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर दोहरी शासन प्रणाली, यानी केंद्र में केंद्र सरकार शासन करती है और राज्यों में राज्य सरकार शासन करती है। ठीक है, अलिखित संविधान नहीं होता है बल्कि लिखित संविधान होता है। संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, यानी कि कौन कौन से शक्तियां केंद्र के बीच आएंगी, कौन कौन सी शक्तियां राज्यों में आएंगी, ये सारे चीज जो है संविधान में पहले से दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि संविधान जो है विषयों का बंटवारा कर दिया है कि किन किन विषयों पर राज्य कानून बनाएगा, किन किन विषयों पर केंद्र कानून बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अलिखित संविधान नहीं बल्कि लिखित संविधान होता है संघीय सरकार के अंतर्गत। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है, जैसे केंद्र और राज्य के बीच होता है। संविधान सर्वोच्च होता है, संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही यहाँ पे काम होता है। ठीक है, अगर संविधान नहीं होता तो मे बी केंद्र यहाँ अपने आप को काफी शक्तिशाली बना लेता। और यहाँ पे संविधान की सर्वोच्चता होती है और स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। तो पांचवा भी होगा, दूसरा नहीं है। तो कितने हुए? 1 2 3 4। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। उपरोक्त में से कितने आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना का लक्ष्य रखते हैं? कितने आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना का लक्ष्य रखते हैं? तो केवल राज्य की नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य और मूल अधिकार नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन वो हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि संसद निर्देशक तत्वों को लागू करने के उद्देश्य मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। देखो, संसद जो है निदेशक तत्वों को लागू करने के उद्देश्य मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन संशोधन ऐसा हो कि संविधान के मूल ढांचे में किसी तरह का परिवर्तन ना हो। यानी कि संविधान के मूल ढांचे में बिना परिवर्तन किए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है आपका। दूसरा कह रहा है, न्यायालय किसी विधि को इस आधार पर अवैध घोषित कर सकता है कि वह राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करती है। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं होता है और ना ही परिवर्तनीय होता है। यानी कि आप न्यायालय इसलिए नहीं जा सकते कि आपके नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन हुआ है। ओके, तो नीति निर्देशक तत्वों के उल्लंघन पर आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, या फिर उस विधि को जो आपके नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन कर रहा है, आप उस विधि को अवैध घोषित नहीं करा सकते हैं, क्योंकि ये वाद योग्य नहीं होता है, ये परिवर्तनीय नहीं होता है। तो दूसरा गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ही हो जाएगा। अगला देखिए, भारतीय संविधान में संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में किसी मंत्री या किसी गैर सरकारी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। तो दोस्तों, पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि संविधान संशोधन विधेयक किसी मंत्री द्वारा भी पेश किया जा सकता है और गैर सरकारी सदस्य द्वारा भी पेश किया जा सकता है। यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है, यदि संविधान संशोधन विधेयक संविधान की संघीय संरचना को प्रभावित करता है तो राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति रोक सकता है। तो आप लोग को ध्यान होगा कि राष्ट्रपति जो है संविधान संशोधन विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य होता है।
जैसे धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य होता है, इस तरह से संविधान संशोधन विधेयकों के लिए भी राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य होता है। तो यहाँ दूसरा गलत हो गया, ये अपनी स्वीकृति रोक सकता है तो नहीं रोक सकता, दूसरा गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि संविधान संशोधन विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। तो संविधान संशोधन विधेयकों को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि धन विधेयक लाया जाता है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लाया जाता है, या फिर अगर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है तो उससे संबंधित कोई विधेयक लाया जाता है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। लेकिन संविधान संशोधन विधेयकों के संदर्भ में ऐसा नहीं है। इसके लिए डायरेक्ट सदन में प्रस्ताव पेश किया जाता है, उस पर मतदान वगैरह होता है, उस पर पारित किया जाता है, फिर बाद में राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। यहाँ पे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो तीसरा भी गलत हो गया, तो केवल एक कथन सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश को लिखित रूप में त्यागपत्र देकर पद त्याग सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश भारत के मुख्य न्यायाधीश को, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को लिखित रूप से त्यागपत्र देगा। यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश को नहीं देता है, राष्ट्रपति को देता है त्यागपत्र। तो यहाँ पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का निश्चित कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। बस 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण किया रहेगा, इतना ही कहा गया है। लेकिन संविधान में कितना कार्यकाल रहेगा किसी न्यायाधीश का, ये निश्चित नहीं किया गया है, ये निर्धारित नहीं किया गया है। तो दूसरा सही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि संसद को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों को सीमित करने तथा बढ़ाने दोनों का अधिकार होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। हमेशा ध्यान रखना कि संसद को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों को सीमित करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियों को सीमित करने का अधिकार नहीं होता है संसद को। इसकी शक्तियों को बढ़ा सकता है लेकिन सीमित नहीं कर सकता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति जो है केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही कर सकता है, तो दूसरा भी गलत है। भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है, सेवा शर्तें तय कर सकता है, उसके वेतन कितने होंगे वो भी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तय करेगा। इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारत के क्षेत्राधिकार में किसी भी न्यायालय या किसी भी प्राधिकरण के समक्ष वकालत करने या कार्य करने से प्रतिबंधित होता है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। अब कोई व्यक्ति है जो सर्वोच्च न्यायालय के जज या मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया हो, इतने बड़े पद को सुशोभित किया हो, बाद में वो रिटायर होने के बाद कहीं गलियों में बैठ करके इधर उधर अपना छोटा सा ऑफिस खोल के न्याय प्रदान कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इतने बड़े पद को कहीं कहें कि हम उसको क्या बोलते हैं, अपमानित कर रहे हैं। तो इसलिए प्रावधान है कि भाई सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश या रिटायर्ड न्यायाधीश जो है भारत के क्षेत्राधिकार में किसी भी न्यायालय किसी प्राधिकरण के समक्ष वकालत नहीं कर सकता या उसको कार्य करने से प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है। तो तीसरा सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। पहला दूसरा गलत था। चलिए आगे देखिए। भारत में वरीयता क्रम के संदर्भ में निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों पर विचार कीजिए। किस व्यक्ति को किस आधार कितने कौन सी कितनी वरीयता दी गई है या किस उसका क्रम किस नंबर पे आता है वरीयता के आधार पर, इसके संदर्भ में आपको यहाँ पे सही आंसर टिक करना है। वरीयता का अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में आपको लिखना है। तो राज्यों का मुख्यमंत्री है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, भारत का महान्यायवादी है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। तो कौन सा पद सबसे ऊपर आएगा, कौन सा पद सबसे नीचे आएगा, इस आधार पे आपको उसको लगाना है। तो सबसे ऊपर आएगा भारत का पूर्व राष्ट्रपति, ठीक है। वरीयता के आधार पर इनको सबसे ऊपर रखा गया, इनको सबसे ऊपर रखा गया। तो यहाँ पे चौथा आएगा। फिर उसके बाद राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे। तो पहला
उसके बाद फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, फिर भारत के महान्यायवादी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि न्यायिक पुनर्विलोकन सर्वोच्च न्यायालय की वह शक्ति है जिसके अंतर्गत वह केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के विधायी अधिनियमों तथा कार्यपालिका के आदेशों की संवैधानिकता का परीक्षण करता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब क्या है कि कोई विधि बनाया जा रहा है, कोई नियम बनाया जा रहा है, कोई कानून बनाया जा रहा है, कार्यपालिका द्वारा कोई कानून को लागू कराया जा रहा है या कोई आदेश दिया जा रहा है, या फिर विधायिका द्वारा कोई विधि बनाई जा रही है, तो उसकी संवैधानिकता की जांच की जाती है कि ये जो विधि बनाई जा रही है या जो आदेश है, क्या ये संविधान के प्रावधानों के अनुसार है या नहीं है। अगर संविधान के प्रावधानों के अनुसार है तो उसको लागू कर दिया जाता है, लेकिन अगर संविधान के प्रावधानों के अनुसार लागू नहीं हो, संविधान के प्रावधानों के अनुसार वो नियम या कानून नहीं होता है, तो उसको रद्द कर दिया जाता है। तो इसी को कहा जाता है न्यायिक पुनर्विलोकन। इसमें यह जांचा जाता है कि जो भी नियम कानून बन रहे हैं वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार है या नहीं है। ठीक है, तो इसी को न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के विधायी अधिनियमों, चाहे केंद्र द्वारा कोई अधिनियम बनाया, कोई विधि बनाया जा रहा है या फिर केंद्र सरकार द्वारा विधि बनाया जा रहा है, इस सब की जांच की जाएगी, इस सब का न्यायिक पुनर्विलोकन किया जाएगा। फिर चाहे कार्यपालिका की कोई आदेश ही क्यों ना हो, इन सब की संवैधानिकता का परीक्षण की जाती है। तो पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि पुनर्विलोकन याचिका निर्णय या आदेश की तिथि से 30 दिनों के अंदर दायर की जानी चाहिए और सामान्यतः इसकी सुनवाई उसी न्यायाधीश या पीठ द्वारा की जाती है जिसने मूल निर्णय दिया हो। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है आपका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और यहाँ तक कि इस न्यायिक पुनर्विलोकन में ये भी प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अपने भी आदेशों का, या जो अपना उसने खुद भी आदेश दिए हैं या उसके पहले भी जो बहुत पहले भी उसने कोई निर्णय दिया हो, अगर उस निर्णय को भी वो जांच सकता है कि वो संविधान के प्रावधान के अनुसार है या नहीं है, उसकी रिव्यू कर सकता है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी। अगला है, वह कौन सा संवैधानिक सिद्धांत है जिसके अनुसार यदि संसद किसी विधायी क्षेत्र को पूर्णतः आच्छादित करते हुए विधि निर्माण करे तो राज्य विधानमंडल द्वारा उसी विषय पर विधि निर्माण नहीं किया जा सकता है। तो इस सिद्धांत को कहा जाता है आच्छादन सिद्धांत। यानी कि मान लो केंद्र संसद ने किसी विषय पर कानून बना लिया और पूरी तरीके से इस तरह का कानून बनाया, एकदम व्यापक कानून बनाया कि उस पर राज्य सरकार जो है या राज्य विधानमंडल उस पर कोई भी विषय, उस विषय पर कानून नहीं बना सकती है। तो इसी को आच्छादन का सिद्धांत कहा जाता है। आगे देखिए, भारत में अधीनस्थ न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधीनस्थ न्यायपालिका के संदर्भ में आपको विचार करना है। पहला कथन क्या कह रहा है कि किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापन, पदोन्नति राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श के बाद राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं ली जाती है, बल्कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श थोड़ी ना लेगा राज्यपाल, किससे लेता है? हाई कोर्ट से लेता है ना। तो पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहे सत्य न्यायाधीश को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड सहित किसी भी प्रकार को दंड देने का अधिकार होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है न्यायिक पदानुक्रम के सबसे निचले स्तर पर मुंसिफ न्यायालय द्वारा आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाती है, जबकि न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा दीवानी मामलों की सुनवाई की जाती है। अगर न्यायिक पदानुक्रम के सबसे निचले स्तर की बात करें तो मुंसिफ न्यायालय द्वारा दीवानी मामलों की सुनवाई की जाती है और न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा आपराधिक मामलों की सुनवाई की जाती है। यहाँ पे ये सही नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट उल्टा सीधा दिया हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो तीसरा सही नहीं है, पहला सही नहीं है, दूसरा सही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आपको पता होता कि पहला सही नहीं है तो आप एलिमिनेट कर देते, डायरेक्ट आंसर आपका निकल के आ जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझाने की जरूरत है, बहुत बेसिक सा है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान जो है गुप्त मत पत्र के माध्यम से होता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन कह रहा है कि संसद के मनोनीत सदस्य महाभियोग की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। तो आप लोग को ध्यान होगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते, ठीक है। जैसे राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, इसके साथ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये सभी शामिल होते हैं। लेकिन अगर बात करें मनोनीत सदस्य, तो मनोनीत सदस्य केवल महाभियोग की कार्यवाही में ही शामिल होते हैं। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्यों शामिल होते हैं? तो राष्ट्रपति ही मनोनीत सदस्यों को चुनता है। तो ये भी एक बात हो सकती है भाई कि हम किसी को चुनना है और पता चला भाई हमको मतलब हमारे निर्वाचन में वोट दे, तो इस वजह से निर्वाचन में इनको शामिल नहीं किया जाता है। मनोनीत सदस्यों को केवल महाभियोग की कार्यवाही में ही शामिल किया जाता है। तो पहला सही है। दूसरा है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो नहीं लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। और तीसरा कह रहा है राष्ट्रपति को आरोपी की जांच के दौरान उपस्थित होने तथा प्रतिनिधित्व किए जाने का अधिकार है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो कितने स्टेटमेंट सही हुए आपके? पहला और तीसरा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धन विधेयक संसद में केवल राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा से ही प्रस्तुत की जा सकती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है कि धन विधेयक लाया जाता है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लाया जाता है सदन में। तो पहला सही है। राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना किसी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि अनुदान की मांग जो है राष्ट्रपति की अनुशंसा के आधार पर की जाती है। राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना किसी भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। दूसरा सही है। राष्ट्रपति अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिक निधि से अग्रिम प्रदान कर सकता है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, इतने सिंपल इजी क्वेश्चन है तो इसलिए मैं बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूँ, ठीक है। बेसिक साइंस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि राष्ट्रपति तब भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं यदि उसी विषय से संबंधित कोई विधेयक संसद में लंबित है। पहला स्टेटमेंट सही है। देखो, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कब करता है? जब संसद सदन के दोनों सत्र या कोई एक सत्र न चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ये जो अध्यादेश होता है वो संसद द्वारा जब कोई अधिनियम बनाया जाता है या फिर कोई प्रस्ताव पारित करके, विधेयक पारित करके कोई अधिनियम बनता है, जिस तरह से उस अधिनियम का प्रभाव होता है उसी तरीके से राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश का भी प्रभाव होता है। बस ये जो अध्यादेश का प्रभाव होता है ये अस्थायी होता है, अस्थायी समय के लिए होता है। जब दोनों सदन सत्र में आ जाते हैं तो ये अध्यादेश समाप्त हो जाता है, या फिर अगर सदन द्वारा उस पर वोटिंग की जाती है, उसको अनुमोदित कर दिया जाता है, तो ये अध्यादेश अधिनियम बन जाता है, ठीक है। लेकिन ये अस्थायी समय के लिए होता है। और राष्ट्रपति तब भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं यदि उस विषय संबंधित कोई विधेयक जो है संसद में लंबित है, ठीक है। तो पहला सही है। दूसरा है कि किसी अध्यादेश की वैधता समाप्त होने की 6 सप्ताह की अवधि की गणना। अच्छा, आप लोग को ध्यान होगा कि अध्यादेश जारी की जाती है जब सदन सत्र में आ जाता है तो वो अध्यादेश केवल 6 सप्ताह तक ही लागू रहती है, और अगर सदन के दोनों सत्र ने निरनुमोदन कर दिया तो वो तुरंत समाप्त हो जाएगा। दोनों सदनों ने प्रस्ताव पारित कर दिया, भाई दोनों सदनों ने वोटिंग कर दिया कि अब इस अध्यादेश को समाप्त कर दो, अभी इसको 6 सप्ताह तक चलाने की जरूरत नहीं है, तो दोनों सदनों ने वोटिंग करके उसको निरनुमोदित कर दिया जाता है। लेकिन अगर संसद ने निरनुमोदित नहीं किया है तो वो 6 सप्ताह तक चलता रहता है। सदन का जब दोनों सत्र चालू हो जाता है तो उसके चालू होने के दौरान केवल 6 सप्ताह तक ही अध्यादेश जारी रहता है। लेकिन ये 6 सप्ताह की गणना की कैसे जाएगी? तो जिस दिन सदन का दोनों सत्र, मान लो एक ही दिन सदन के दोनों सत्र चालू हो जाते हैं, तो उसी दिन से ये 6 सप्ताह को काउंट किया जाएगा। या फिर मान लो लोकसभा 1 दिसंबर से 1 दिसंबर को सत्र आहूत करती है, या फिर कहें तो 2 दिसंबर से अपने सत्र स्टार्ट करती है, और राज्यसभा 3 दिसंबर से सत्र स्टार्ट करती है। तो बाद वाली जो कोई भी, यानी कि मान लो बाद वाली जो सदन होगी अपनी बात की डेट से जब सत्र स्टार्ट करेगी तब से ही ये गणना काउंट की जाएगी। पहले कोई भी करे अपना सत्र स्टार्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे 6 सप्ताह की गणना नहीं की जाएगी। लेकिन जब दूसरा सत्र, बाद वाला सत्र जब बाद में, यानी कि कोई भी सदन, चाहे राज्यसभा हो लोकसभा हो, जो भी बाद में सत्र स्टार्ट करेगा जिस दिन से, उसी दिन से जो है 6 सप्ताह की गणना की जाएगी। अब देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है
कि किसी अध्यादेश की वैधता समाप्त होने की 6 सप्ताह की अवधि की गणना संसद के किसी भी एक सदन की पहली बैठक की तिथि से की जाएगी। तो एक सदन की नहीं, एक सदन की पहली बैठक से नहीं, बल्कि दूसरे सदन की, यानी कि जब बाद वाला सदन जिस दिन से बैठक शुरू करता है उस दिन से ये 6 सप्ताह की गणना शुरू होती है। तो यहाँ दूसरा गलत है, पहला सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति त्याग पत्र, पदच्युति, मृत्यु या अयोग्यता के कारण हो सकती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है, यदि रिक्ति वर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के कारण होती है तो रिक्ति को भरे जाने के लिए निर्वाचन कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही किया जाना चाहिए। तो देखो, मान लो कि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है कार्यकाल के बहुत पहले ही, तो ऐसी स्थिति में उस पद को भरने के लिए 6 महीने के पहले, यानी कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही किया जाना चाहिए। ठीक है, मान लो 3 साल का है तो 5 साल के पहले तक उस पद को भर दिया जाना चाहिए। अच्छा, स्टेटमेंट देखो, ये कह रहा है कि यदि रिक्ति वर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के कारण होती है, यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, तो उस कार्यकाल के समाप्त होने के पहले ही नए पद की भर्ती, यानी कि उस जो पद खाली होने से पहले ही निर्वाचन हो जाना चाहिए। यानी जिस दिन पद खाली होना है उसके पहले ही नए उपराष्ट्रपति की चुनाव हो जानी चाहिए, कि जैसे ही इस पुराने राष्ट्रपति का पद खाली होता है उस नए राष्ट्रपति उस पदभार को संभाल ले, जिससे कि काम की निरंतरता जारी रहे, कार्यों में रुकावट ना आए। ठीक है, तो कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही नए पद के लिए निर्वाचन पहले से ही कर लिया जाना चाहिए। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि यदि रिक्त त्याग पत्र, पदच्युति, मृत्यु के कारण होती है तो रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन रिक्त की तिथि से केवल 6 माह सप्ताह बाद होना चाहिए, 6 माह पश्चात होना चाहिए। 6 माह पहले होता है, 6 माह पश्चात नहीं। तो यहाँ तीसरा गलत हो गया। पहला दूसरा सही है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत संसद की सदस्यता हेतु निर्धारित अतिरिक्त अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि लोकसभा की सदस्यता हेतु पात्रता के लिए संबंधित व्यक्ति का किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। अगर आप लोकसभा की सदस्य बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है। तो दूसरा कह रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीट से निर्वाचन हेतु व्यक्ति संबंधित राज्य की अनुसूचित जनजाति से होना चाहिए। तो संबंधित राज्य जरूरी नहीं कि वो जिस निर्वाचन क्षेत्र से या जिस राज्य के निर्वाचन क्षेत्र से वो अनुसूचित जनजाति के लिए चुनाव लड़ना चाहता है और या अनुसूचित जनजाति की सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है, तो जरूरी नहीं कि वो उसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता हो और या उसी राज्य का मतदाता हो या फिर मतदाता के रूप में पंजीकृत हो। भारत के किसी भी राज्य के निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ दूसरा गलत है। संबंधित राज्य की अनुसूचित जनजाति से होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है, वो किसी भी राज्य की अनुसूचित जनजाति का हो सकता है। ठीक है, यहाँ दूसरा गलत है। तीसरा कह रहा है आरक्षित सीट से निर्वाचन हेतु व्यक्ति का उसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना भी आवश्यक है जिससे वह निर्वाचन में भाग ले। यहाँ तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। आरक्षित सीट से निर्वाचन हेतु व्यक्ति का उसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता, जरूरी नहीं कि उसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हो, वो किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र, भारत के किसी राज्य के अन्य निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हो सकता है, जरूरी नहीं कि उसी निर्वाचन क्षेत्र में हो। तो यहाँ तीसरा भी गलत हो गया, पहला सही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। चलो ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप बताना कमेंट बॉक्स में। बहुत ही सिंपल है, संसद टॉपिक पढ़ा होगा आपने लक्ष्मीकांत बुक में, तो वहाँ पे दिया हुआ है। ओके, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। और आज हम लोग इस सेशन में 40 तक के क्वेश्चन को ही कवर करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम लोग बचे हुए क्वेश्चंस को नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।